एटॉमिक साइज क्या होता है? डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ द वैलेंस शेल कंसीडरिंग एटम एज स्फेरिकल पार्टिकल इज कॉल्ड एटॉमिक साइज, या आप कह लें एवरेज डिस्टेंस। यानी एटम को हालांकि स्फेरिकल नहीं होता, लेकिन हम स्फेरिकल इसको कंसीडर करके एवरेज डिस्टेंस निकालते हैं। ये देखिए कहीं आर बड़ा है कहीं छोटा है, तो इस आर की वैल्यू को हम एवरेज डिस्टेंस जब निकालते हैं दैट इज़ कॉल्ड एटॉमिक साइज। कहते हैं एटॉमिक साइज एक्यूरेटली मेजर नहीं हो सकता। उसकी वजह क्या है? एक तो एटम जो है बहुत ही छोटा है, माइन्यूटली स्मॉल पार्टिकल है, ठीक है, और दूसरा क्लियर बाउंड्री नहीं होती एटम की। कभी इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होता है और कभी कहाँ पे होता है, क्लियर बाउंड्री नहीं होती एटम की, एक स्मॉल पार्टिकल है। दूसरा नेबरिंग एटम्स जो हैं वो भी इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं एटॉमिक साइज़ को। नेबरिंग एटम की फोर्सेस जो हैं वो भी डिस्टर्ब कर रही होती हैं, इसलिए एटॉमिक साइज़ एक्यूरेटली मेजर करना मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी हम एक्सरेज इस्तेमाल करके, इलेक्ट्रॉन बीम इस्तेमाल करके, ठीक है, या फिर अल्फ़ा पार्टिकल की मदद से हम ये स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड इस्तेमाल करते हुए हम एटॉमिक साइज़ मालूम करते हैं। कैटायनिक साइज़ क्या है? जब एक एटम इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है तो कैटायन बना देता है, ठीक है। मसलन सोडियम से हम सोडियम कैटायन, कि इसमें 2, 8, 1 इस तरह से 11 इलेक्ट्रॉन हैं। अब एक इलेक्ट्रॉन लूज़ होता है तो पूरा शेल चला जाता है, जिसकी वजह से सोडियम का साइज़ जो है वो सोडियम कैटायन का साइज़ सोडियम एटम के साइज़ से छोटा हो जाता है। अगर इसका पहले साइज़ 181 पिकोमीटर था तो अब ये 95 पिकोमीटर रह जाता है। बाय द लॉस ऑफ वन शेल इसका साइज़ कॉन्ट्रैक्ट करता है। इसका मतलब ये हुआ कि कैटायनिक साइज़, ये बात याद रखें, कैटायनिक साइज़ इज स्मॉलर देन पेरेंट एटम, ठीक है। पेरेंट एटम से इनका साइज़, ये पेरेंट का साइज़ है, ये कैटायन का साइज़ है, कैटायन का साइज़ स्मॉलर हो गया। इस तरह एनायनिक साइज़ में अगर आप देखो, क्लोरीन से आप क्लोराइड आयन बना देते हो, ठीक है। व्हेन एटम गेन्स इलेक्ट्रॉन एनायन इज फॉर्म्ड, और याद रखें एनायनिक साइज़ इज़ ग्रेटर देन देयर पेरेंट एटम। मैं कहता हूँ जी 99 पिकोमीटर इसका साइज़ है। जब ये इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो इसका ये अगर साइज़ था तो इसका वैलेंस शेल जो है वो एक्सपैंड करता है और इलेक्ट्रॉन आ जाता है जिसमें, तो मैं कहता हूँ जी इसका साइज़ अब हो गया 186 पिकोमीटर। तो इसका मतलब ये हुआ कि एनायनिक साइज़ इज़ ग्रेटर देन इट्स पेरेंट एटम, ठीक हो गया जी। एनायनिक साइज़ जो है अपने पेरेंट के एटम्स एटॉमिक साइज़ से बड़ा होता है, ठीक हो गया। अब हम देखते हैं इंटर आयनिक डिस्टेंस। R इज इक्वल टू है R प्लस R माइनस। कि इंटर आयनिक डिस्टेंस इज इक्वल टू है कैटायनिक रेडियस प्लस एनायनिक रेडियस के। लेट्स से हमारे पास KCl है, ठीक है, तो हम इसका कैटायन का साइज़ और इस एनायन का साइज़ से हम इंटर आयनिक डिस्टेंस निकाल सकते हैं। या हमारे पास अगर इंटर आयनिक डिस्टेंस है और कैटायन या एनायन में से किसी एक का हमारे पास साइज़ है तो हम दूसरे का निकाल सकते हैं, क्योंकि पोटेशियम जब कैटायन बनाता है तो इसका साइज़ जो होता है वो होता है 133 पिकोमीटर, जबकि क्लोरीन जब एनायन बनाता है तो इसका साइज़ होता है 181 पिकोमीटर, ठीक हो गया जी। अगर आप वैल्यूज ये इधर पुट कर दो तो ये आएगा 133 प्लस 181 पिकोमीटर्स में, तो इसका आंसर आ रहा है 314 पिकोमीटर। कहा यह जाता है कि ये R कैटायनिक और R एनायनिक ये एक एडिटिव प्रॉपर्टी है। क्या है ये? एडिटिव प्रॉपर्टी है, यानी हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो सम के इक्वल जो आंसर आता है वो ये है। तो इसका मतलब अगर हमारे पास इंटर आयनिक डिस्टेंस हो या कैटायन का साइज़ हो तो हम एनायन का साइज़ मालूम कर सकते हैं, या इंटर आयनिक डिस्टेंस हो और एनायन का साइज़ हो तो हम कैटायन का साइज़ फाइंड कर सकते हैं।
अब हम कुछ फिजिकल पैरामीटर का जायज़ा लेंगे जिसमें आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी वगैरह होंगे। आयनाइजेशन एनर्जी, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन फ्रॉम an isolated gaseous atom। मतलब आपके पास सोडियम है, आप सोडियम का इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं जी, सोडियम पॉजिटिव प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, दिस इज कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी। और यू आर इन द नीड ऑफ 496 किलो जूल पर मोल एनर्जी। इसी तरह अगर आपके पास पोटेशियम है तो पोटेशियम के शेल से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एक मोल पोटेशियम 419 या 420 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिक्वायर्ड है। ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। आयनाइजेशन एनर्जी याद रखना है आपने, ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है बिकॉज एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी हमने 2 एटम की फाइंड की। अब हमने देखने हैं फैक्टर्स, और अगर आप देखो तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी स्मॉल होती है, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी हायर होती है। मसलन आपके पास अगर मैग्नीशियम है तो उसके पहले शेल से इलेक्ट्रॉन आप निकालें तो आपको 738 किलो जूल एनर्जी चाहिए होगी, लेकिन अगर आप दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो याद रखें ये एक इलेक्ट्रॉन निकाला 738, हाँ आप दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाल लें तो अब के बार ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी। अनदर इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड 1451 किलो जूल पर मोल। और अब अगर आप अगले शेल में जाते हैं और तीसरा इलेक्ट्रॉन भी इसका रिमूव करते हैं तो अब आपको एनर्जी बहुत ज़्यादा चाहिए, 7000 किलो जूल पर मोल या इससे भी ज़्यादा। ठीक है, अब ये 3 एनर्जीज मैंने निकाली, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। होता ये है कि अगर 2 आयनाइजेशन एनर्जीज के दरमियान गैप बहुत ज़्यादा है तो पहले वाली आयनाइजेशन एनर्जी सजेस्ट करती है कि इस एलिमेंट की ये ऑक्सीडेशन स्टेट या इसके ऊपर ये चार्ज हो सके। मतलब मैग्नीशियम में ये 2 एनर्जीज़ के वैल्यूज़ आपस में तकरीबन करीब हैं, लेकिन तीसरी बहुत दूर है। इसका मतलब ये है कि मैग्नीशियम +2 में पाया जाता है। इसी तरह अगर आप सोडियम का अगला इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो आपको 5-6 हज़ार किलो जूल एनर्जी चाहिए। 496, 496 और 5000 या 4000 अगर एनर्जी है सेकंड, तो उसमें बिग डिफरेंस है। इसका मतलब है इसकी यही आयनाइजेशन ऑक्सीडेशन स्टेट या मोर पॉसिबली ये +1 में पाया जाता है सोडियम, और मैग्नीशियम +2 में। अब अगर फैक्टर देखे जाएं तो फैक्टर में आप देखें न्यूक्लियर चार्ज जो होता है जितना ज़्यादा बढ़ता जाता है आयनाइजेशन एनर्जी भी उतनी ही बढ़ती जाती है। आपने याद रखना है, न्यूक्लियर चार्ज जितना ज़्यादा होगा उतनी आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू हाई होगी। ठीक है, इस तरह एटॉमिक साइज़ अगर आप देखो, एटॉमिक साइज़ अगर बड़ा होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी, इलेक्ट्रॉन की रिमूवल आसान होगी, और अगर एटॉमिक साइज़ छोटा है तो आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी। इसका मतलब इसका आपस में इन्वर्स रिलेशन है न्यूक्लियर चार्ज का और एटॉमिक साइज़ का हमने देख लिया। इस तरह अगर आप देखते हैं शील्डिंग इफ़ेक्ट है। अभी शील्डिंग इफ़ेक्ट क्या होता है? शील्डिंग इफ़ेक्ट ये होता है कि रिडक्शन इन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाना बिकॉज ऑफ इनर शेल इलेक्ट्रॉन। अगर अंदर वाले इलेक्ट्रॉन हिंडर करते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और ये हिंड्रेंस या रिडक्शन इन फोर्स ऑफ डायरेक्शन, दिस इज़ कॉल्ड शील्डिंग इफेक्ट। अगर शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा हो, इनर शेल इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो, इनर शेल इलेक्ट्रॉन अगर ज़्यादा है तो इसका मतलब है शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा है, और अगर शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा हो तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन बिल्कुल आसान हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों का आपसी रिलेशन जो है इन्वर्स रिलेशन है। ये आपको तीनों फैक्टर्स पता होने चाहिए कि न्यूक्लियर चार्ज किस तरह से इफेक्ट करता है आयनाइजेशन एनर्जी को, एटॉमिक साइज़ किस तरह से इफेक्ट करता है, और शील्डिंग इफेक्ट किस तरह से इफेक्ट करता है। अब अगर आप देखें पीरियोडिसिटी इनकी, यानी पीरियोडिक टेबल में ये किस तरह से चेंज होते हैं, यू नो कि डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज़
इन अ ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम, आप कह लो एटॉमिक साइज क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा, इन अ ग्रुप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आयनाइजेशन एनर्जी टॉप टू बॉटम साइज बड़ा होने की वजह से डिक्रीजेस, और इन अ पीरियड, ठीक है, आप एक पीरियड में मूव करते हो लेफ़्ट टू राइट तो एटॉमिक साइज छोटा हो रहा है, ये है सिनेरियो। एटॉमिक साइज अगर छोटा हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करेगी। तो ये इनके पीरियोडिक ट्रेंड्स हैं। और एक बात हमेशा याद रखें कि आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है ये एक इंडेक्स है टुवर्ड मेटालिक करेक्टर। आयनाइजेशन एनर्जी इज़ एन इंडेक्स, ठीक है, क्या इंडेक्स टुवर्ड मेटालिक करेक्टर। हमें किसी चीज़ के मेटालिक करेक्टर का अंदाज़ा उसकी आयनाइजेशन एनर्जी से होता है। वो कैसे? इफ़ आयनाइजेशन एनर्जी इज़ लेस तो चीज़ क्या होगी, मेटालिक। क्या होगी, मेटालिक। अगर आयनाइजेशन एनर्जी बहुत हाई है तो वो सब्सटेंस क्या होगा, नॉन मेटालिक। और अगर इंटरमीडिएट वैल्यू है, ना इतनी ज़्यादा है और ना इतनी कम है, तो आपका ये क्या होगा, मेटलॉइड। 3 केसेस मैंने बताए आपको। आयनाइजेशन एनर्जी बहुत कम, मेटालिक करेक्टर। आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा, नॉन मेटालिक करेक्टर। आयनाइजेशन एनर्जी ना इतनी ज़्यादा ना इतनी कम, तो मेटलॉइड होगा। दूसरा याद रखो, एस से इलेक्ट्रॉन की रिमूवल, एस नियर टू द न्यूक्लियस है, बहुत डिफ़िकल्ट होती है देन पी से, और पी से इलेक्ट्रॉन की रिमूवल डिफ़िकल्ट होती है देन डी से, और डी से इलेक्ट्रॉन की रिमूवल डिफ़िकल्ट होती है एज़ कम्पेयर टू एफ। यानी नेचर ऑफ द शेल भी इफ़ेक्ट करती है कि हमें पता होना चाहिए आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा एस की होगी, फिर पी की होगी, फिर डी की होगी और फिर एफ की होगी। इस तरह से हम आयनाइजेशन एनर्जी के इफ़ेक्ट को हम डिस्कस कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम केमिकल बॉन्डिंग के बारे में सीर हासिल बहस करेंगे। बहुत सारी हम बॉन्डिंग के बारे में बातें पढ़ेंगे। सबसे पहली बात जिसका हमने यहाँ पे जिक्र करना है वो है कि एटम बॉन्ड क्यों बनाते हैं। रीजनिंग ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन पे हम बात करेंगे। फिर बॉन्ड किस तरह बनता है, क्या चेंजेस आती हैं एटम्स में, किस तरह से वो दूर हैं तो नज़दीक आएंगे या नज़दीक हैं तो कितने नज़दीक आएंगे, और किस तरह की फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन या उनके दरमियान ताकतें जो हैं वो पावरफुल होती जाएंगी। डबलेट और ऑक्टेट रूल क्या हैं, किस तरह से डबलेट रूल को एक्सप्लेन करना है हमने, और ऑक्टेट रूल क्या है। फिर हमने देखना है कि एटॉमिक साइज़ क्या होते हैं। एटॉमिक साइज़ में हम देखेंगे किटाइनिक साइज़ और एनाइनिक साइज़। फिर हम आयनाइजेशन एनर्जी पे बात करेंगे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पे बात करेंगे और इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी। ये सारे फिज़िकल पैरामीटर्स जो हैं इन पे हमने थोड़ी बहस करनी है। और उसके बाद हमने देखना है आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है, कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन किस तरह से होती है। उसके बाद कुछ बहुत ही अहम जो इस चैप्टर का हिस्सा है वो है थेरीज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है। उसमें हमने सबसे पहले जो थ्योरी पढ़नी है दैट इज़ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, जिसे हम वेस्पर का नाम देते हैं, जिसको एब्रीवेट कर लेते हैं। और दूसरी जो थ्योरी हम पढ़ेंगे दैट इज़ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, VBT, वेरी यूनिक इन अ सेंस कि हम कार्बन की बहुत सारी मॉलिक्यूल को इस पे एक्सप्लेन करते हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है उसके बाद, जिसको हम MOT का नाम देते हैं, ठीक है। और उसके बाद है इफ़ेक्ट ऑफ बॉन्डिंग ऑन द प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंपाउंड, क्या हो सकता है। और सबसे आखिर में हम पढ़ेंगे डाइपोल मूवमेंट, व्हाट इज़ डाइपोल मूवमेंट, हाउ डज़ इट इफ़ेक्ट द प्रॉपर्टीज़, किस तरह से मॉलिक्यूल के अंदर पोलैरिटी क्रिएट होती है, और आयनिक करैक्टर क्या होता है, कोवलेंट करैक्टर क्या होता है, परसेंटेज आयनिक करैक्टर क्या होता है, परसेंटेज कोवलेंट करैक्टर क्या होता है। ये बातें हम लास्ट वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। एटम्स डू बॉन्डिंग टू गेट स्टेबलाइज, टू गेट इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, टू कंप्लीट डबलेट और ऑक्टेट, या फिर ऑल ऑफ दिस। तो यकीनन
इन द प्रोसेस ऑफ बॉन्डिंग ये सब मकासद हासिल करता है एटम। अपने आप को स्टेबल करता है, इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन भी हासिल करता है और अपने डबलेट या ऑक्टेट को कंप्लीट भी करता है। तो इट मीन्स कि दिस ऑप्शन इज़ द राइट वन। ठीक है जी। वाई बॉन्डिंग, इनफैक्ट कायनात का हर ज़र्रा जो है वो स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है। हम खुद क्या हैं, हम खुद स्टेबिलिटी गेन कर रहे हैं लाइफ में। हम सारी इधर उधर दौड़ धूप करते हैं। क्या मकसद है? इन सब का मकसद ये है कि किसी तरह से हम अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी लेके आएँ। सेम इज़ विद द एक बिग बैंग थ्योरी आपने पढ़ी होगी कि सबसे पहले दुनिया के ओरिजिन के बारे में कि एक बड़ा बॉल था, गैसेस थी, अनस्टेबल थे, वो बॉल टूटा और उसकी फ्रेगमेंटेशन हुई, हर चीज़ स्टेबिलिटी की तरफ गई, टेम्परेचर लूज़ किया, उसमें अर्थ भी थी जिस पे लाइफ पॉसिबल हुई। एनी हाउ, तो कायनात का हम कहते हैं हर पार्टिकल्स जो है वो स्टेबल होने की तरफ जा रहा है। तो स्टेबल एटम्स कैसे होते हैं? एटम तब स्टेबल होते हैं जब या तो वो 2 इलेक्ट्रॉन हासिल कर लें वैलेंस शेल में या फिर 8 इलेक्ट्रॉन हासिल कर लें। यूजुअली हम डबलेट और ऑक्टेट रूल के बारे में पढ़ते हैं। व्हाट इज़ डबलेट रूल? ठीक है, टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू गेट 2 electrons in the valence shell. Valence shell is called doublet rule. This is your doublet rule. Let's say आपके पास एक हाइड्रोजन है, इसका एक इलेक्ट्रॉन है, इट्स नॉट स्टेबल। ये किसी अपने ही दूसरे हाइड्रोजन से शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगी तो दोनों का डबलेट कंप्लीट हो जाएगा। एज ए रिजल्ट हमारे पास हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा। दिस इज़ हाउ हाइड्रोजन, इस तरह से हाइड्रोजन ने अपने आप को स्टेबलाइज कर लिया है। इस तरह हीलियम क्यों स्टेबल है अकेला? भाई हीलियम का एक ही शेल है और एक शेल में 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं। यही वजह है कि हीलियम एज ए मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है। ठीक है, इसके बाद है ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल है टेंडेंसी ऑफ एन एटम to have 8 electrons. Tendency to have electrons in the valence shell. This is called octet rule. ठीक है, मसलन आपके पास वाटर का मॉलिक्यूल है, आपको पता है ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 6 है। ठीक है, ये 4 इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऑक्सीजन के पास। अब ऑक्सीजन क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ शेयर करके यहाँ पे भी 2 हो जाते हैं, यहाँ पे भी 2 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पूरे कर लेता है। अमोनिया में क्या होता है? अमोनिया में 3 बॉन्ड हम हाइड्रोजन के साथ बनाते हैं नाइट्रोजन के, ये 6 इलेक्ट्रॉन हैं और 2 ये हैं। बेसिकली नाइट्रोजन के आखिरी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1s2 2s2 2p3। ये वैलेंस शेल है, ये लोन पेयर पड़ा हुआ है और ये 3 इलेक्ट्रॉन थे जिन्होंने शेयरिंग करके 3 दूनी 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन, यानी अमोनिया ने अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया है। तो ये इसी तरह आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन हैं और 2 वो ऑक्सीजन से शेयर करता है। ठीक है, तो एज ए रिज़ल्ट ये 4 और 4 8 इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस ऑफ दी कार्बन के गिर्द चक्कर लगाते हैं तो ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है। आम तौर पे हम कहते हैं कि एटम्स अपना ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं। हमेशा ये मुमकिन नहीं होता। बहुत सारे एटम्स जो हैं जो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते, मसलन उनमें मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, उनको हम कहेंगे एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट, ऐसे सिचुएशन को, या फिर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ऑक्टेट भी होता है कभी कभार, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ऑक्टेट। ये कैसे? अब अगर आप देखो आपके पास PF5 है या आपके पास SF6 है, अगर आप देखो इसमें फास्फोरस ने 5 बॉन्ड बना दिए भाई, तो इसका मतलब ये है 5 2 हर बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे तो वैलेंस शेल में,
और सल्फ़र के केस में अगर आप देखें SF6 में तो यहाँ 6 2 12 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस। भाई हम कह रहे हैं ऑक्टेट, लेकिन ये तो मोर देन रिक्वायर्ड। ये देखें ना, सल्फ़र ने ये 6 बॉन्ड्स बनाए हुए हैं, ठीक है। ये फ्लोराइड, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ऑक्टाहेड्रल इसका स्ट्रक्चर बन रहा है। तो हम देख रहे हैं कि इसने तो 6 बॉन्ड बना के 12 इलेक्ट्रॉन रखे हुए हैं। ऐसा सिचुएशन जब एक एटम 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉनों को अकोमोडेट कर रहा हो तो उसको हम एक्सपेंशन ऑफ द ऑक्टेट कहते हैं। और एक और सिचुएशन है जिसमें लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं। मसलन आपके पास एल्युमिनियम क्लोराइड है, ये एक स्टेबल मॉलिक्यूल है, भाई स्टेबल, हालांकि 8 इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं हैं। इसी तरह बोरोन ट्राईफ्लोराइड है, भाई देखो आप एल्युमिनियम की एटॉमिक नंबर 13 है। अगर आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएं 2s2 2p6 10 और 3s2 3p1, ये इसका वैलेंस शेल है जिसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 3 इलेक्ट्रॉन एल्युमिनियम के पास पड़े हुए हैं। ये तीनों जो हैं क्लोरीन के साथ शेयरिंग करते हैं, ठीक है, क्लोरीन के साथ ये शेयरिंग कर लेते हैं। एज ए रिज़ल्ट क्लोरीन एल्युमिनियम के आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन हुए, 8 इलेक्ट्रॉन नहीं हुए। इसका मतलब है यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द ऑक्टेट है। इस तरह बोरोन ट्राईफ्लोराइड अगर आप देखो, बोरोन का एटॉमिक नंबर 5 होता है, 1s2 2s2 2p1। ये बोरॉन का वैलेंस शेल है 2s2 2p1, ये 3 इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है। अब आप फ्लोरीन के साथ इसकी शेयरिंग करवा दो तो आप देखो 6 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं पूरे बोरोन ट्राईफ्लोराइड के आखिरी शेल में। तो इसका मतलब है दिस इज़ आल्सो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द ऑक्टेट। और एक्सपेंशन में हमने ये 2 मॉलिक्यूल पढ़े थे, और भी बहुत सारी कॉम्प्लेक्सेस फॉर्मेशन में कोई सारी एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट की एग्जांपल्स आप बहुत सारी कोड कर सकते हैं। इसके बाद वाई फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड या बॉन्ड फॉर्मेशन जिसे हम कहते हैं, होता यूँ है, यहाँ पे 2 एटम्स हैं जो कि एक दूसरे से बहुत ही दूर हैं, ठीक है। ये आपस में करीब आना शुरू होते हैं। बॉन्ड फॉर्मेशन को हम यूँ देखते हैं कि 2 हाइड्रोजन एटम हैं, एक दूसरे से डिस्टेंस पे हैं, और जब ये दूर हैं तो इनकी एनर्जी भी आप देखो, ये एरो शो कर रहा है कि इनकी एनर्जी हाईएस्ट है और इनके दरमियान डिस्टेंस भी काफ़ी ज़्यादा है। अब होता क्या है, ये दोनों एक दूसरे के करीब आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, और इन दिस प्रोसेस दे लूज़ एनर्जी। ये क्या हो रहा है जी, ये दोनों हाइड्रोजन एटम एक पॉइंट है यहाँ पे आके ये इतना करीब आ जाते हैं कि इनके दरमियान बॉन्ड क्रिएट हो जाता है, ठीक है। मतलब पहले दूर थे और इन द प्रोसेस, ये इस प्रोसेस के दौरान दे रिलीज़ एनर्जी, ठीक है, करीब आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि इनकी एनर्जी पहले ज़्यादा है, ये डिस्टेबलाइज है। अब दे आर गेटिंग स्टेबलाइज, दे आर गेटिंग नियर, एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, एनर्जी लूज़ हो रही है। और इस प्रोसेस में 436 किलो जूल पर मोल एनर्जी लूज़ होती है। इसका मतलब इसका साइन हमें नेगेटिव डालना होगा। और वो डिस्टेंस, जिस डिस्टेंस पे बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, बॉन्ड फॉर्मेशन क्या कि बेसिकली हम बात कर रहे हैं फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। बॉन्ड क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, कि यहाँ पे इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेंट नहीं है बल्कि रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेंट है। हुआ क्या कि ये एक दूसरे के करीब आना शुरू हो गए, करीब आते गए, करीब आते गए, और यहाँ पे ये इतना करीब आ गए कि इनके दरमियान बॉन्ड बन गया। तो और इनके आपसी न्यूक्लियस के डिस्टेंस को बॉन्ड डिस्टेंस हम कहते हैं, और या इसको कंप्रोमाइज डिस्टेंस भी कहा जाता है, बॉन्ड लेंथ भी कहा जाता है, बॉन्ड डिस्टेंस भी कहा जाता है, और कंप्रोमाइज डिस्टेंस, कि ये वो डिस्टेंस है जिस पे 2 एटम के दरमियान बॉन्ड बन गया है, ठीक है। और इस वक्त इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो 75.4 पिकोमीटर होता है, और एनर्जी रिलीज़ जो है वो 436। और याद रखिएगा, अगर आपके पास एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, ठीक है,
एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, तो जितनी उसके बनाने में एनर्जी रिलीज़ हुई है उतनी अब इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए, ब्रेक करने के लिए हमें इतनी ही एनर्जी चाहिए होगी। तो यहाँ से हमने क्या नतीजा निकाला कि बॉन्ड फॉर्मेशन में एनर्जी रिलीज़ होती है, यानी बॉन्ड फॉर्मेशन इज़ एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस एंड बॉन्ड मेकिंग इज़ एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। Bond formation is exothermic process and bond breaking is an endothermic process. बॉन्ड मेकिंग में एनर्जी रिलीज हो रही है, बॉन्ड ब्रेकिंग में एनर्जी रिक्वायर्ड है। बॉन्ड मेकिंग एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, जबकि बॉन्ड ब्रेकिंग जो है वो एंडोथर्मिक प्रोसेस है। ये बेसिक्स हैं। यहाँ पे जो आइडिया हमने देना था वो यही था कि जब एटम दूर दूर हैं तो उनके दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट नहीं हैं, जब वो करीब आते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता एक ऐसे डिस्टेंस पे आते हैं कि अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट हो जाती हैं, तो उस वक़्त हम वी सेड के बॉन्ड बन चुका है और इस डिस्टेंस को कंप्रोमाइज़ या बॉन्ड डिस्टेंस कहते हैं और इस टोटल डिस्टेंस को हम बॉन्ड लेंथ कह सकते हैं और इसके हाफ को हम एटॉमिक साइज़ भी नेक्स्ट जाके कहेंगे, कीप इन माइंड। और ये याद रखें, बॉन्ड मेकिंग एक्सोथर्मिक और बॉन्ड ब्रेकिंग एंडोथर्मिक प्रोसेस होते हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अब हम डिस्कस करते हैं। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड और एब्जॉर्ब्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू गैसियस एटम। जब वैलेंस शेल ऑफ द एटम में एक इलेक्ट्रॉन आप ऐड करते हैं तो एनर्जी जो रिलीज़ होती है दैट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। कभी कभी एनर्जी एब्जॉर्ब भी होती है, याद रखिएगा। मसलन आपके पास ऑक्सीजन है, अगर आप इसको एक इलेक्ट्रॉन देते हैं तो वो नेगेटिव आयन बनेगा और एनर्जी रिलीज़ होगी -181 किलो जूल पर मोल। अब अगर आप ऑक्सीजन को दूसरा इलेक्ट्रॉन देते हैं तो पहले से एक इलेक्ट्रॉन 9 इलेक्ट्रॉन है और 8 प्रोटॉन है, अब 10th इलेक्ट्रॉन आप दे रहे हैं तो एनर्जी हमें देना पड़ेगी, ठीक है। ये एनर्जी जो है प्लस में चली जाएगी, 740 या वटेवर इसकी वैल्यू देख लें आप, किलो जूल पर मोल में चली जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि सेकंड यूनिनेगेटिव आयन फॉर्मेशन इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। यहाँ से ये भी क्वेश्चन बनेगा आपका शॉर्ट, वाइल डाई नेगेटिव आयन फॉर्मेशन इज एंडोथर्मिक प्रोसेस। या वो पूछ लेगा कि यूनिनेगेटिव आयन फॉर्मेशन इज ऑलवेज विच प्रोसेस, तो याद रखना यूनिनेगेटिव हमेशा एक्सोथर्मिक, जबकि डाई नेगेटिव आयन फॉर्मेशन एंडोथर्मिक प्रोसेस हो जाता है। अब आम तौर पे ये कहा जाता है कि एनर्जी रिलीज़ होती है जो इसको हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। अब न्यूक्लियर चार्ज आपको पता है जैसे जैसे बढ़ता जाता है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू भी जो है वो बढ़ती जाती है। क्यों? इन अ पीरियड लेफ़्ट टू राइट आपको पता है न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा होता है, एज ए रिज़ल्ट इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होती है। अगर आप कंपैरिजन करें कि लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, तो आप इस तरफ जा रहे हैं तो एटॉमिक साइज़ क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है। किस वजह से? न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन बढ़ रही है। तो एज ए रिजल्ट हम इस तरफ जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ रही है, जबकि एटॉमिक साइज़ जो है वो टॉप टू बॉटम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, जिसकी वजह से इन अ ग्रुप जो है, या यूँ कह लें एटॉमिक साइज़ बड़ा होने पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है उस पर क्या असर होगा, इन्वर्स रिलेशन होगा। भाई कैसे? भाई साइज़ बड़ा हो रहा है, शील्डिंग इफेक्ट के बढ़ने की वजह से रिमूवल ऑफ एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ईजी हो रही है, तो एटॉमिक साइज़ और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का इन्वर्स रिलेशन है। और दूसरा बात याद रखें, इन अ ग्रुप टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज़ बड़ा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो कम होती है इन अ पीरियड। ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हैज़ डायरेक्ट रिलेशन। अब एक क्वेश्चन है, यहाँ पे एक इरेगुलर बिहेवियर आता है, ठीक है। वो कौन सा बिहेवियर है जी? वो ये है कि टॉप टू बॉटम
क्यों भाई? कम होनी चाहिए टॉप टू बॉटम। आपको पता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, टॉप टू बॉटम, यानी कि फ्लोरीन से क्लोरीन की कम होनी चाहिए, लेकिन यहाँ तो मैंने ज़्यादा लिखी हुई है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इसकी क्या वजह है? इन फैक्ट याद रखिएगा, फ्लोरीन का छोटा सा एटम है, थिक इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है, ठीक है, ये है, जबकि क्लोरीन का साइज़ कंपैरेटिवली बड़ा है और इसमें आपको पता है 3 शेल भी हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की एडिशन जो है वो आसान है, लेकिन इस थिक इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड की वजह से थोड़ी सी एनर्जी जो है वो रिलीज़ होने की बजाय हमें एनर्जी एक्सर्ट करना पड़ जाती है, जिसकी वजह से फ्लोरीन की, हालांकि स्मॉल एटॉमिक साइज़ की वजह से ज़्यादा होनी चाहिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, लेकिन यहाँ पे कम आ रही है। क्यों? फ्लोरीन का छोटा साइज़, थिक इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, जो कि आने वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है, थिक इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, जिसकी वजह से इसकी वैल्यू थोड़ी कम हो जाती है। हालांकि कम क्लोरीन की होनी चाहिए थी, लेकिन अब के बाद फ्लोरीन की कम हो जाती है। ये इसमें थोड़ा सा इरेगुलर बिहेवियर है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, power of an atom to attract the shared pair of electron in a covalent bond is called electronegativity। ठीक है, मसलन ये एक बॉन्ड है HCl के दरमियान। अच्छा, होता क्या है, ये ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज इसका ज़्यादा है, ये इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। ये जो पार है, दिस इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। पॉलिंग नामी साइंटिस्ट था जिसने में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे बहुत काम किया, बहुत सारे एलिमेंट की फाइंड की। उसने कहा कि इसके लिए यूनिट नहीं है, वैसे ही उसने पार्स फाइंड की हुई हैं। फ्लोरीन की उसने कहा सबसे ज़्यादा और सीजियम की सबसे कम है, 0.7 या 0.6 जो भी है। ये इस पॉलिंग स्केल पे इसने मुख्तलिफ एलिमेंट की, मसलन ऑक्सीजन की जो है 3.5 रखी हुई है, क्लोरीन की जो है 3.1 है, या इस तरह से मुख्तलिफ वैल्यू है, नाइट्रोजन की 3.2 है। मुख्तलिफ स्केल्स पे मुख्तलिफ बुक्स में थोड़ी सी वैल्यू वेरी भी कर सकते हैं, लेकिन फ्लोरीन की 4 है। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है जी। न्यूक्लियर चार्ज अगर बढ़ जाए तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, ठीक है, और एटॉमिक साइज़ अगर बड़ा हो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। इस तरह हम देखते हैं किसी ग्रुप में टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज़ बढ़ता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो कम होती है। इसका मतलब ये हुआ कि इन अ ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस, ठीक है, इनवर्स रिलेशन है। एटॉमिक साइज़ बड़ा होने पर ये कम होती है। इन अ पीरियड यू नो कि एटॉमिक साइज़ छोटा हो रहा है फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है इसका और इन पीरियड का, यानी पीरियड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो एटॉमिक साइज़ छोटा होने की वजह से कम बढ़ती है, ठीक है, यानी पीरियड में ये बढ़ रही होती है, ग्रुप में ये डाउन द ग्रुप कम हो रही होती है। अच्छा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से हमें क्या मतलब मालूमात मिलती हैं? अगर आप देखो, अगर दो एटम बॉन्डेड एटम के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है वो, क्यों भाई, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन टू बॉन्डेड एटम्स, बिटवीन टू बॉन्डेड एटम्स, 3 केसेस हमने देखने हैं बॉन्डेड एटम्स। अगर एक एटम ए है और एक बी है, दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0.7 है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या आ रहा है? 0। अगर 0 आ रहा है तो बनने वाला जो बॉन्ड होता है, याद रखिएगा, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड होगा। क्या होगा? नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड होगा। और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ए और बी आपस में कोई बॉन्ड बना रहे हैं और उनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.7 से कम है, मसलन मेरे पास ये कार्बन है और ये हाइड्रोजन है, कार्बन की 2.5 है, हाइड्रोजन की 2.1 है, तो डिफरेंस आ रहा है इन दोनों के दरमियान 0.4 का। ये 1.7 से कम है, तो बनने वाला बॉन्ड जो होगा पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होगा। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, ये मैं बॉन्ड की बात कर रहा हूँ, कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड स्लाइटली पोलर होगा, ठीक है।
कार्बन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव गेट्स पार्शियल नेगेटिव चार्ज एंड हाइड्रोजन बीइंग मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव गेट्स पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, स्लाइटली पोलर बॉन्ड है। और अगर दो बॉन्डेड एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है वो 1.7 से ज़्यादा है, मतलब मेरे पास है Na और Cl है, मैंने NaCl बना लिया जी। Na की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 0.9, क्लोरीन की है 3.5, ठीक है जी। तो दोनों का डिफरेंस अगर देखें आप, या 3 है इसकी, तो डिफरेंस देखें 3.3 माइनस 0.9, तो कितना डिफरेंस आ रहा है 2.1 का। ये 1.7 से ये वाला डिफरेंस ज़्यादा है, तो बढ़ने वाला बॉन्ड क्या होगा, आयनिक बॉन्ड। इसका मतलब है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ऑफ द टू बॉन्डेड एटम से हम बता सकते हैं कि बनने वाला बॉन्ड कौन सा है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस 1.7 से 0 है अगर, तो नॉन पोलर बॉन्ड होगा। अगर 1.7 से कम है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन द टू बॉन्डेड एटम, तो बॉन्ड पोलर होगा। और अगर ये इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस 1.7 से ज़्यादा है, तो बनने वाला बॉन्ड आयनिक बॉन्ड होगा। इस तरह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से हम बता सकते हैं दोनों के डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द बॉन्डेड एटम से कि बनने वाला बॉन्ड हमारा नॉन पोलर है, पोलर है, या फिर वो आयोनिक बॉन्ड है। अभी हम कुछ MCQs का जायज़ा लेते हैं। बॉन्ड विल बी आयनिक व्हेन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज 1.7, लेस देन 1.7, मोर देन 1.7, ऑल। हमने पढ़ा है अगर 0 है बॉन्ड डिफरेंस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, तो बॉन्ड नॉन पोलर। अगर 1.7 तक है तो पोलर कोवलेंट। अगर मोर देन 1.7 हो तो फिर आयनिक बॉन्ड होता है, ठीक है जी। मोर देन 1.7 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। विच मॉलिक्यूल डिविएट्स फ्रॉम द ऑक्टेट रूल, जी कौन सा मॉलिक्यूल डिविएट कर रहा है। NH3 2 और 6, ये 8 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन, 4 बॉन्ड है, इसमें भी 4 और 2 4 8 इलेक्ट्रॉन। ये जो है BF3 बेसिकली इसमें 6 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, तो ये डिविएट कर रहा है ऑक्टेट रूल को। बाकी ये तमाम जो है ये फॉलो करते हैं ऑक्टेट रूल को। विच डू नॉट फॉलो ऑक्टेट रूल, अगेन कौन सा मॉलिक्यूल फॉलो नहीं कर रहा। वाटर कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, 4 और 4 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। इस तरह ऑक्सीजन 4 और 4 8 बॉन्ड बन जाएंगे, 2 बॉन्ड। ये भी फॉलो कर रहा है, नहीं ये नहीं फॉलो कर रहा है, जबकि ये भी फॉलो कर रहा है ऑक्टेट रूल को। AlCl3 यू नो कि एल्यूमिनियम के आखिरी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है और 3 क्लोरीन से लेके 6 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। ऑक्टेट यू मीन के 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पूरे नहीं हो रहे। विच इज़ अकॉर्डिंग टू डबलेट रूल। डबलेट रूल को कौन फॉलो कर रहा है इनमें से, कौन। हीलियम कर रहा है, नाइट्रोजन कर रहा है, ऑक्सीजन, नियॉन। नियॉन में 10 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 8 आखिरी शेल में ये ऑक्टेट फॉलो करता है, ऑक्सीजन भी ऑक्टेट, नाइट्रोजन भी। जबकि हीलियम के अंदर 2 ही इलेक्ट्रॉन है और ऑक्टेट रूल के बिल्कुल मुताबिकत रखता है, ये उसको फॉलो करता है। विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इन ऑक्टेट रूल, यू मीन कि मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन किस में है, इनमें से कौन सी स्पीशीज़ है। BF3 3 आखिरी शेल में है, 3 फ्लोरीन के साथ शेयर कर लिए, 6 हो गए, ये कॉन्ट्रैक्शन है। इस तरह एल्यूमिनियम क्लोराइड में भी 3 बॉन्ड है भाई, 3 दूनी 6 इलेक्ट्रॉन, ये भी कॉन्ट्रैक्शन है। इसी तरह एल्यूमिनियम का अगेन 3 बॉन्ड है, फ्लोरीन फ्लोरीन, और 6 इलेक्ट्रॉन इधर हो रहे हैं, 6 इधर है, 6 इधर है। ये तमाम कंट्रैक्शन ऑफ द ऑक्टेट रूल है। विच इज़ एन एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट। BF3 नो, CO2 नो, CO2 भी नहीं है। हम कह रहे हैं मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन इसमें है, 6 बॉन्ड है, 6 2 12, नॉट 8 बल्कि 12 इलेक्ट्रॉन है। दिस इज़ एन एक्सपेंशन ऑफ द ऑक्टेट। इसमें भी 1 लोन पेयर है और 3 6 इलेक्ट्रॉन ये हैं, 8 पूरे हो रहे हैं, इसमें भी 8 पूरे हो रहे हैं, इसमें भी 8, जबकि इसमें 12 हो रहे हैं, ठीक है। Calculation of atomic size is difficult owing to very small size, no clear boundary, effect of neighboring atom, या तमाम फैक्टर हो सकते हैं जी। एटॉमिक साइज़ के मेजरमेंट में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कौन कौन सी हैं, ये तमाम प्रॉब्लम्स हैं जी। साइज़ बहुत छोटा है, एक तो क्लियर बाउंड्री नहीं है, और इफेक्ट ऑफ नेबरिंग एटम इज़ ऑल्सो देयर। ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट।